सोप एंड डिटर्जेंट, फाउंडेशन केमिस्ट्री का एक और टॉपिक, सोप एंड डिटर्जेंट, द बेस्ट टॉपिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। छोटा सा रिव्यू दे रहा हूं, छोटा सा प्रीव्यू दे रहा हूं ऑफ दिस वीडियो। सोप, कंपोजिशन ऑफ सोप, प्रिपरेशन ऑफ सोप, रॉ मटेरियल यूज्ड इन सोप, प्रॉपर्टीज ऑफ सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, लिमिटेशन ऑफ सोप, देन डिटर्जेंट, एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। आपकी बोर्ड एग्जाम हो, एनटीएससी का प्लान हो, ओलंपियाड की प्रॉब्लम हो, इन ईच एंड एवरी केस सोप एंड डिटर्जेंट इज गोइंग टू बी द बेस्ट टॉपिक, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज हम किस लेवल पे पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा मैं एनहांस करके ही पढ़ाऊंगा। जैसे मैं सोप के अंदर आपको सिर्फ सोप के सैपोनिफिकेशन वगैरह पे नहीं ले जाने वाला हूं, बकायदा आपको मैं कॉमन आयन इफेक्ट भी सिखाऊंगा, बकायदा मैं आपको उसके अंदर कंपोजिशन में सोडियम पोलिएट, सोडियम पामिटेट, सोडियम स्टीयरेट, ठीक है, कौन कहां से आया, कैसे आया, क्या बना, कैसे हुआ, सब सिखाने वाला हूं। सो विल स्टार्ट विद सोप। ठीक है बेटा, लिखना शुरू कीजिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, सोप इज व्हाट, सबको पता है, सोप इज sodium salt of, soap is sodium salt of fatty acid। अब ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आपके लिए काम का वर्ड है। फैटी एसिड्स का मतलब होता है ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये किससे मिलने वाले हैं? ऑयल से, दैट इज फ्रॉम फैट। अब कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो सोप में होते हैं? आपको सिर्फ 10th लेवल पे इतना सा याद रखना होता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, 10th लेवल पे इतना ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स, तो आपको तीन मेजर एसिड्स, तीन सोप के मेजर एसिड्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला सोडियम पामिटेट। अब नाम से ही लग रहा है ये सोडियम पामिटेट है। तो सोडियम पामिटेट आता कहां से है? तो सोडियम पामिटेट आता है पाम ऑयल से। सिंपल सा सोर्स है पाम ऑयल। पाम ऑयल जो है उससे जो मिलेगा वो सोडियम पामिटेट। इसकी केमिस्ट्री सिखाता हूं थोड़ी सी आपको। इसका फॉर्मूला होता है C15H31COONA। ठीक है, बियॉन्ड द स्कोप है, बिल्कुल है, पर अगर याद हो जाए तो इससे अच्छा क्या? C15H31COONA. This is sodium palmitate. Now second, the most important, sodium stearate. Sodium stearate. अब sodium stearate क्या है? इसका भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। So when someone is talking about sodium stearate, so it should be C17H35COONA. This is the most common component of soap. मैंने कहा ना कि आपको मैं बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा दोस्तों। बहुत जगह ये चीजें मिसिंग होती हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? जस्ट टू गेट एवरीथिंग अबाउट द सोप टुडे। ठीक है, तो सोडियम स्टीरेट ये आपके सामने हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज सोडियम पोलिएट। द नेक्स्ट इज सोडियम पोलिएट। होप यू ऑल गाइज आर राइटिंग विद मी, यू ऑल गाइज आर डूइंग विद मी। सोडियम पोलिएट। अब सोडियम ओलिएट की अगर मैं कंपोजिशन आपको बताऊं, तो ये दोनों अगर आप देखते हो तो ये दोनों आपके सैचुरेटेड हैं। और अगर मैं इसका फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करूं तो C17H33COONA, दिस इज सोडियम ओलिएट एंड दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा, यू विल ऑलरेडी नो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को हमने कैसे डिफरेंशिएट किया था। फाइन मेरे दोस्तों, तो ये है आपके सोप की बेसिक कंपोजिशन। अब अलग-अलग सोप की कंपोजिशन अलग-अलग होती है। इवन आपको बता दूं कि आपके जो टूथपेस्ट है उसके अंदर होता है सोडियम लॉरेट। जब आप टूथपेस्ट से ब्रश को यूज करके शेक करते हैं या जब भी क्लीनिंग प्रोसेस पे जाते हैं तो यू आल्सो गेट लेदर, आपको लेदर मिलते हैं, झाग मिलते हैं,
सो आपका टूथपेस्ट भी जो है वो झाग देता है, क्यों देता है? क्योंकि उसकी कंपोजिशन में आता है सोडियम क्लोराइड। आप जरूर चेक कीजिएगा, बहुत छोटे से उसमें लिखा रहता है। तो जब भी आप किसी भी केस में जाएंगे तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोप, तो सोप के लिए आपको 3 बेसिक कंपोजिशन पता होना चाहिए। सोप क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड्स का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कहां से मिलेंगे? ऑयल या फैट से मिलेंगे। फैट या ऑयल की बात हो रही है तो सर कौन से 3 मेजर कंपोजिशन हैं? ये 3 मेजर कंपोजिशन है दोस्तों। व्हाट इज दैट? सोडियम पामीटेट, सोडियम स्टीरेट, सोडियम पोलिएट। होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस। और सभी ने शायद लिख लिया होगा, जल्दी से मुझे बताओ बेटा, लिख लिया क्या? अभी रुकना। अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा सोप कैसे बनता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये पता करना है कि सोप की कंपोजिशन में किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है। सो हेडिंग डालिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। द नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। और जहां तक मैं जानता हूं सभी को ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में सब सोप यूज करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, अब मैन्युफैक्चरिंग जब भी होती है तो रॉ मटेरियल लगता है। देखना बेटा, 2 चीजें अभी से सीख लेना आज से सब लोग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल मतलब फैक्ट्री में बिजनेस पर्पस से, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और प्रिपरेशन मतलब जो भी लैब में होता है, ये क्लियर कर लेना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यू नीड रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल में कौन कौन होता है? नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरत की चीज है, जैसा अभी हमने पढ़ा, दैट इज वेजिटेबल ऑयल। या फिर कुछ लोग मे यूज एनिमल फैट। वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट, नंबर 1। नंबर 2, आफ्टर नोइंग दिस, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो बड़ी काम की है, दैट इज अल्कली। अल्कली मींस या तो NaOH या तो KOH। These two are very important components of rather material for manufacturing of soap. Number 3 जो लगता है कम अमाउंट में, that is salt। बट इस सॉल्ट का बहुत डाइल्यूट या एक्वस सॉल्यूशन देते हैं, और सब जानते हैं उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। Everybody knows it. The aqueous, very dilute aqueous solution of NaCl is called brine solution. So after knowing this, you can say कि हमें अब रॉ मटेरियल पता चल गए कि क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होते हैं। उन रॉ मटेरियल को आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, और आराम से इसको आप पढ़ लीजिए, बिकॉज इसके बाद मैं इनका छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। When I am talking about sodium stearate, अभी बोला था ना मैंने, when I am talking about sodium stearate, तो सोडियम स्टीरेट ये है। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला आप सबको पता है, C17H35COONA। 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 डन। अब सुनिए, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग की रिएक्शन दे रहा हूं मेरे बच्चों। C17H35COO CH2, C17H35COO CH, C17H35COO CH2। होप स्क्रीन नहीं कट रही होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो C17H35COO CH2, C17H35COO CH, C17H35COO CH2, this is considered to be vegetable oil. Now reacting this with NaOH. Now I am reacting this with NaOH. मैं जानबूझ के NaOH को भी 3 बार लिखूंगा। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, मैं NaOH के 3 मॉलिक्यूल एक साथ में लिखते हुए फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंसी 3 NaOH नहीं लिख रहा हूं, आपके लिए ऐसा लिखा है। क्यों? ध्यान से देखना, ये 3 और ये 3 OH निकल जाएंगे, तो क्या बच रहा है? C17H35COONA,
C17H35COONA, C17H35COONA। किसी 10th क्लास के बच्चे के लिए रिएक्शन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इसलिए उसका इतना इजी बना दिया। सो अब क्या बन गया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C17H35COONA, और सबको पता है इसका नाम, और साथ में क्या बना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, CH2OH, CHOH, CH2OH। हो सबको आराम से फील आ रहा होगा कैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप हुई। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो तो बेटा मैं भी आपको स्टिल करूंगा स्क्रीन को, तब आप और अच्छे से देखिएगा। तो वेजिटेबल ऑयल और अल्कली ने मिलके आपको ये क्या दे दिया, दिस इज योर सोप। इस सोप के इस कंपोनेंट का नाम क्या है, मुझे पता है सबको आना चाहिए, जल्दी से बोलो बेटा क्या नाम है इसका, C17H35CONA। कंपोजिशन ऑफ सोप में 3 एसिडिक सॉल्ट, sodium stearate, that's wonderful, this is sodium stearate, and the compound which is formed below, this is known as glycerol. What do you call it, glycerol। एक बढ़िया सी लाइन लिख के क्लाउड में क्लोज कर दो, बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री इज, क्या लिखोगे, बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री इज glycerol। लिख लीजिए, it is a somewhere important question for your NDSC and Olympiad। by product of soap industry is glycerol। got it my friends, got it, my point is clear to everyone, ठीक है, लिख लिया बेटा सभी ने। सर थोड़ा सा जूम आउट कर दो, वो नीचे का नहीं दिख रहा है। नीचे का नहीं दिख रहा है, ठीक है बेटा मैं करता हूं, रुको। डन सर। होप एवरीवन इज ओके नाउ। यस सर। That glycerol is CH2OH, CHOH, CH2OH। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने वो जो सॉल्ट लिखा था, आपने जो वो NaCl लिखा था वो तो कहीं आया ही नहीं सर, आपने जो सॉल्ट लिखा था, आपने जो NaCl लिखा था वो तो कहीं आया ही नहीं सर, क्या यूज है उसका। अब आप जरा ध्यान से सुनिए, ये NaCl क्यों लेते हैं, ये NaCl क्यों लेते हैं, ये आपको लिख करके क्लाउड में क्लोज करना है, पर पहले मुझे समझा लेने दीजिए, उसके बाद लिखिएगा। NaCl is used to precipitate out soap by common ion effect। ये आपको एक नई टर्म सीखने को मिल गई, NaCl is used to precipitate out soap by common ion effect, by common ion effect। अब 10th क्लास के बच्चे के लिए कॉमन आयन इफेक्ट कैसे सीखना होता है, कैसे सीखना होगा, बहुत सिंपल से सीखना होगा। देखना यहां पर NaCl में कौन सा आयन है, जल्दी बोलो, ये वाला जिसको मैंने अंडरलाइन किया कौन सा आयन बनेगा, Na+। और अगर मैं सोप पे देखूं तो सोप में भी क्या ये आयन दिख रहा है आपको, क्या सोप में आयन दिख रहा है सभी को। सोप में भी सोडियम है, NaCl में भी सोडियम है, तो कॉमन आयन हो गया ना, कॉमन आयन हो गया ना। दैट्स व्हाई द प्रोसेस नेम इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट से ये जो सोप ग्लिसरॉल में सॉल्युबल था ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, और हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, हम उसको सेपरेट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो होप नाउ एवरीवन इज क्लियर, एवरीवन इज क्लियर नाउ विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को अल्कली से रिएक्ट किया, सोप बना, बाय प्रोडक्ट ग्लिसरॉल निकला। ये जो सोप है इसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए इसमें क्या डालते हैं, NaCl सॉल्ट। क्या डालते हैं इसके अंदर, NaCl सॉल्ट। NaCl और सोप में कौन सा आयन कॉमन है,
NaCl और सोप में सोडियम आयन कॉमन है। दोनों के अंदर कौन सा आयन कॉमन है? सोडियम आयन कॉमन है। और अगर सोडियम आयन कॉमन है तो क्लियर हो गया कि कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट से मेरा सोप जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और मैं उसे बाहर निकाल लूंगा। क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप समझ में आ गया मेरे दोस्तों को? क्लियर है? नेक्स्ट लेवल पे चलें। नेक्स्ट, यस सर। दैट्स गुड। लिखिएगा, यस सर। लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सोप। प्रॉपर्टीज ऑफ सोप लिखना शुरू करिए दोस्तों। प्रॉपर्टीज ऑफ सोप। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सोप में इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, हम सबको पता है कि हमारा सोप जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर जो बेस है, उस सॉल्ट के अंदर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है। ऐसे सॉल्ट्स को बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। तो सोप इज अ बेसिक सॉल्ट मॉलिक्यूल। सोप क्या है? एक बेसिक सॉल्ट का मॉलिक्यूल है। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, सोप सॉल्यूशंस आर alkaline solution. Soap solutions are alkaline solution whose pH is nearly 10. तो सबको पता है अगर pH नियरली 10 है, मेरे दोस्तों, तो सबको पता है they give a special kind of litmus test. सब लोग जानते हैं कि अगर pH इक्विवेलेंट टू 10 है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, और बेसिक जो होते हैं वो लिटमस पेपर का कौन सा वाला टेस्ट देते हैं? मेरे ख्याल से सारे दोस्त जानते हैं, दे कन्वर्ट रेड टू ब्लू। They convert red color of litmus to blue color of litmus. तो सोप सॉल्यूशन क्या है? सोप सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है, वो लिटमस पेपर का रेड टू ब्लू कलरेशन देता है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, हम सबको पता है स्ट्रॉन्ग बेस, SD स्टैंडिंग फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वीक एसिड ऑलवेज गिव्स बेसिक सॉल्ट। तो सोप इज बेसिक सॉल्ट, और ये बेसिक सॉल्ट्स कौन कौन से थे? सबको पता है C17 H35 COONA, C15 H33 COONA, ठीक है, C17 H33, सॉरी यहां पर 30 बनाएगा, 33 COONA। ये हमारे 3 सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पामीडेट, सोडियम बोरेट, तीनों बेसिक सॉल्ट आपके सामने हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा था? NaOH। वीक एसिड कौन सा था? स्टीयरिक एसिड, पामिक एसिड, ओलिक एसिड। सो सेकंड property is clear now. When we are talking about properties of soap, you can easily find that soaps are basic in nature and soaps are made up of strong base and weak acid, that is basic salt. Everyone is comfortable for these two properties. Now we are going for the property number 3. मैंने कहा ना मैं आपको इतने मजे में पढ़ाने वाला हूं दोस्तों कि आपको सारे टॉपिक्स फंडामेंटल से लेकर के एडवांस तक सोप के क्लियर हो जाएंगे। When I am talking about third property of soap, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सोप सॉल्यूशन, अब क्लास 9 का थोड़ा सा याद करो, हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे। एक था ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा था कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा था सस्पेंशन। अब सर हमारा सोप सॉल्यूशन किस ग्रुप को बिलोंग करता है? बता तो चले किस ग्रुप को बिलोंग करता है? तो जो सोप सॉल्यूशन है इट बिलोंग्स टू कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सोल। तो सोप सॉल्यूशन इज अ कोलाइडल सोल, ये ध्यान रखना बेटा। सोप सॉल्यूशन इज अ कोलाइडल सोल। सोप सॉल्यूशन इज अ कोलाइडल सोल, ठीक है, समझ में आ रहा है? सोप सस्पेंशन नहीं है, सोप एक कोलाइडल सोल है, और कोलाइडल सोल का भी एक स्पेशल टाइप है जिसको बोलते हैं बेटा
मिसल्स। फोर्थ पॉइंट आपको बताएगा, कौन सा पॉइंट बताएगा? पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है कि यदि कोई मुझसे पूछता है कि सोप को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा या सोप का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना सोप का स्ट्रक्चर, देन यू विल नो कि सोप कितना मजेदार है आपके लिए। सोप जो है वो ऐसा है, C17H35 COONA। ध्यान से सुनना, दिस COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये क्लियर कर लेना। अब ये जो C17H35 है ना, इसको बेटा बहुत बड़ा ना बना करके ऐसा बना के छोड़ देते हैं, और आप सब लोग जानते हैं दिस इज नोन एज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और ये जो COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव है उसको ऐसे बता देते हैं बच्चा। So this is going to be your head, this is going to be your tail. Hope everyone is aware about this. Head और tail के बारे में। Head जो है वो किसने बनाया है? COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। tail किसने बनाई है? C17H35। इन शॉर्ट अल्काइल ग्रुप ने, इन शॉर्ट किसने बनाया है? अल्काइल ग्रुप ने। This head is containing ions, तो ये आयोनिक पार्ट है सोप का, और ये क्या है? नॉन आयोनिक पार्ट है सोप का। क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, सर आपकी आवाज भी एकदम मतलब आवाज भी बेकार आ रही है। आवाज क्या हो सर रही है? सब फटी फटी आ रही है, कट के आ रही है। हाँ सर। अच्छा, कट कट के आ रही है, हो सकता है सिग्नल का प्रॉब्लम हो। सर फटी फटी भी आ रही है। अच्छा, अभी अभी ठीक है? वीडियो में भी प्रॉब्लम आ रहा है। पता है कि दिस इज हेड, दिस इज टेल। हेड इज आयनिक पार्ट, टेल इज नॉन आयनिक पार्ट, है ना? एक नाम और दे सकते हैं, दिस इज पोलर हेड एंड दिस इज नॉन पोलर टेल, ठीक है ना? एंड दिस इज नॉन पोलर टेल। अब मजे की बात सुनो, ऐसे कोलाइडल सोल जिसमें ये दोनों तरह के दो डिफरेंट नेचर के कंपोनेंट्स हों, ऐसे कोलाइडल सोल which are containing non ionic, ionic, polar, non polar, ऐसे दो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स जिसमें सेम कोलाइडल सोल में हो, उसको बोलते हैं बेटा मिसल, ठीक है? और मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर होगा मिसल्स के बारे में। मिसल्स क्या हैं? मिसल्स आर दोज काइंड ऑफ कोलाइडल सोल which are containing two different type of components like ionic, non-ionic, polar, non-polar. Hope everyone is clear. Next point में आपको क्लियर कर दिया मिसल्स क्या था, ठीक है? This was the point number 4. Now point number 5. Point number 5. अब यदि मैं कहूं कि ये मेरी टेल है और ये मेरा हेड है, तो सबको क्लियर हो गया कि हेड जो है वो पोलर है, हेड में आयोनिक पार्ट है और टेल में नॉन आयोनिक पार्ट है, ठीक है ना? सो ये क्लियर होते से ही हमें सबसे पहले याद आता है कि सोप को हम मिलाते किसमें हैं? पानी में मिलाते हो ना भाई। तो पानी में मिलाते हो तो थोड़ी पानी की प्रॉपर्टी भी तो पढ़े। सबको पता है पानी जो है वो HOH है, इस H पर डेल पॉजिटिव होता है, इस H पर डेल पॉजिटिव होता है, इस O पर डेल नेगेटिव होता है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। और ये जो डेल्टा का साइन है, दिस डेल्टा इज स्टैंडिंग फॉर पार्शियल चार्ज। व्हाट यू कॉल इट? पार्शियल चार्ज। बताओ भैया, वाटर पे चार्ज है? बोलोगे हाँ है। वाटर पे चार्ज है, ठीक है। ऊपर भी चार्ज था? हाँ था। ऊपर चार्ज था तो क्या बोला? पोलर, ठीक है। पानी को भी क्या बोलेंगे? पोलर सॉल्वेंट। पानी को भी क्या बोलोगे अब आपसे? पोलर सॉल्वेंट। अब आप बताओ, एक पोलर पोलर के पास जाएगा कि नॉन पोलर के पास जाएगा? आप बोलोगे सर लाइक लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका सीधा सा मतलब है ये पोलर के पास ही जाएगा, ये पोलर के पास ही जाएगा। और अगर पोलर के पास जाएगा मतलब हेड पे जाके अटैक करेगा मेरे दोस्तों। किस पे अटैक करेगा? हेड पर। और जब हेड पर अटैक करेगा तो सीधी सी बात है वाटर
ध्यान से सुनना और लिखना भी। द पार्ट ऑफ सोप विच कंबाइंस विथ वाटर इज पोलर हेड। द पार्ट ऑफ सोप विच कंबाइंस विथ वाटर इज पोलर हेड। Is polar head. My point is clear to everyone. The part of soap which combines with water is polar head. ठीक है, अगर ये polar head वाली कहानी क्लियर हुई है तो ही आप एक बार में cleansing action of soap सीख लोगे। एक बार में cleansing action of soap सीख लोगे। कैसे सीखोगे? ध्यान देना मेरे बच्चों। cleansing action of soap क्या होने वाला है? cleansing action of soap मतलब कैसे आपका साबुन जो है आपके कपड़े पे लगे हुए दाग, मिट्टी सबको दूर कर सकता है। तो कैसे दूर कर सकता है? ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि ये एक क्लॉथ पीस है, ये क्लॉथ पीस है और इस क्लॉथ पीस पे यहां पर स्टेन है, ये एक स्टेन है, ठीक है? स्टेन मतलब दाग, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं अगर किसी को दाग धब्बा, ठीक है ना? अब आप मुझे बताओ दाग धब्बे में मेन क्या क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ऑयल होगा, ठीक है, ग्रीस होगा। ऑयल मतलब ऑयल इज ऑफ सेवरल फॉर्म्स। क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं ऑयल के? आपने तेल लगाया, अपनी बॉडी में हेयर ऑयल लगाया, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। आप खाना खा रहे हैं, जो ग्रेवी बनी है सब्जी की वो गिर जाए, ठीक है। मान लीजिए आपकी सेबेशियस ग्लैंड जो बॉडी ग्लैंड्स हैं वो जो ऑयल सिक्रीट करती हैं वो ऑयल आपकी कॉलर पे कफ पे डिपॉजिट हो जाए। ग्रीस, आप यदि कोई साफ सफाई का काम कर रहे हैं, कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं, अपनी गाड़ी ठीक कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल में हैं, सो ये सब हो सकता है। इन दोनों से आकर के डर्ट कैची हो जाती है, इनके ऊपर आकर के डर्ट चिपक जाती है, तो ये आपका स्टेन है, ये आपका धब्बा है, दाग है, जिसके ऊपर मेनली कौन कौन लोग हैं? तो आप बोल सकते हैं सर उसमें ऑयल है, ग्रीस है, डर्ट है, ठीक है। अब सुनिए, ऑयल, ग्रीस और डर्ट तीनों के तीनों नॉन पोलर है, तो जो भी डर्ट, ऑयल, ग्रीस स्टेन के फॉर्म में लगा वो नॉन पोलर है। अब आप बताओ, पानी को तो पोलर से मिला दिया, पानी को तो पोलर से मिला दिया, दूसरे वाले का क्या होगा? दूसरे वाले का क्या होगा? इस पे कौन आके अटैक मारेगा? अब सबको क्लियर है इस पे आके अटैक मारेगी वो लॉन्ग टेल, वो लॉन्ग टेल, वो लॉन्ग टेल सराउंड करते जा रही है, वो लॉन्ग टेल एक क्लस्टर बनाते जा रही है, वो लॉन्ग टेल एक क्लस्टर बनता जा रहा है अराउंड दिस स्टेन, उस लॉन्ग टेल का। और सबको पता है कि एंड पर क्या होगा? एंड पर क्या होगा? पोलर हेड। पोलर हेड। और ये पोलर हेड किससे कंबाइन होगा? ये पोलर हेड कंबाइन होगा पानी से। ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। While cleansing action of water, hydrophobic part is remain in and hydrophilic part remain out, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये जो zigzag लाइन है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से डरते हैं, ये पानी से दूर भागते हैं, सो दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये जो बाहर की तरफ आपको ये जो हेड दिख रहे हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक, दे आर हाइड्रोफिलिक। सो अगर आपसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कोई क्वेश्चन पूछे और बकायदा ये आया है एनडीएससी में भी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट इज लाइंग इन एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इज लाइंग आउट, तो आंसर गलत है। सही आंसर क्या है? हाइड्रोफोबिक इज इन एंड हाइड्रोफिलिक इज आउट, ठीक है। इन शॉर्ट आपको बता दूं, हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटर, वाटर हेटर, और हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लवर, ठीक है। सो फ्रॉम दिस यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कौन सा कंपोनेंट कैसे वर्क कर सकता है, कौन सा कंपोनेंट कैसे चीजों को चला सकता है, वो आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। Now you can write in your own words. If you have any problem, please comment me, please message me. I will give you the complete cleansing action method. और हो सकता है काफी बच्चों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, सर वॉइस क्लियर नहीं है। लिखवा भी चुका हूँ। क्या बोल रहा है बेटा? वीडियो भी
लिया जाता है, पर ये आपके एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल्स में है। एनसीईआरटी ने आपको इसका बकायदा एक सीबीएसई ने प्रैक्टिकल दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा 10th क्लास में। अब देखो मजा, मजा देखो, मैं 2 टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं, मैं 2 टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी भर रहा हूं, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी भर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी भरूंगा तो मैं इसके अंदर टेस्ट करूंगा, इसके अंदर टेस्ट करूंगा कि दिया हुआ वाटर सोप के साथ कैसी क्लींजिंग एक्शन कर सकता है। मान लो मैंने इसके अंदर सोप सॉल्यूशन डाल दिया, मान लो मैंने इसके अंदर सोप सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, इसमें भी सोप सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें भी सोप सॉल्यूशन डाल दिया। दोनों में सोप सॉल्यूशन डालने के बाद ऐसी कंडीशन हुई कि यहां तो लेदर बन गए भैया, यहां तो झाग बन गए, यहां तो मुझे लेदर मिल गए, मुझे यहां पर तो झाग मिल गए, पर यहां पर नो लेदर कंडीशन, कोई झाग नहीं मिले, नो लेदर कंडीशन, नो लेदर कंडीशन। अब इसका मतलब समझना ये आपके कोर्स में है, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर जहां पर आपको लेदर मिल जाए, झाग मिल जाए, दैट इज द सॉफ्ट वाटर, दैट इज सॉफ्ट वाटर, और जहां नहीं मिले दैट इज हार्ड वाटर, दैट इज हार्ड वाटर। ध्यान से सुनना, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, यही टॉपिक है जो मैं थोड़ा सा इलैबोरेटेड वे में पढ़ाना चाहता हूं मेरे बच्चों को। क्यों? व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। सिर्फ पढ़ लेने से मजा नहीं आता, केमिस्ट्री सीखने से मजा आता है दोस्तों। तो हार्ड वाटर हार्ड क्यों है? क्योंकि उस वाटर की अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं हार्डनेस। हार्डनेस, ध्यान से सुनना, हार्डनेस के 2 टाइप होते हैं बेटा, एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। प्लीज हाँ, ये आपके लिए नया टॉपिक हो सकता है, आराम इत्मीनान से सीखना, और अगर लगे तो बाद में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ध्यान से सुनना, अगर मैं लेदर मिल रहा है तो सॉफ्ट वाटर है, अच्छा वाटर है, क्लींजिंग एक्शन प्रॉपर होगी, क्लींजिंग एक्शन इफेक्टिव होगी। पर अगर हार्ड वाटर है तो क्लींजिंग एक्शन प्रॉपर नहीं होगी। अब हार्ड वाटर पहले हार्ड क्यों है वो सीख लेते हैं, और फिर क्लींजिंग एक्शन प्रॉपर नहीं होगी वो समझ लेंगे, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस कब होती है? टेम्परेरी हार्डनेस तब होती है जब इस तरह के आयंस, जिन्हें बाइकार्बोनेट आयंस बोलते हैं, वो प्रेजेंट हो। किस तरह के आयंस प्रेजेंट हो? बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। थोड़ी सी केमिस्ट्री और सीखो। बाइकार्बोनेट आयंस किसके? कैल्शियम के, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। किसके बाइकार्बोनेट आयन? मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन। So these are the 2 major components of temporary hardness. आज के बाद कोई आपसे पूछे कि temporary hardness is what? The kind of hardness which is possible due to presence of bicarbonate ion is known as temporary hardness. ठीक है? When I am talking about permanent hardness, it must be given by chlorides and sulfates. It must be given by chlorides and sulfate. पता चली गया होगा, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इधर क्या बोलूं? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। एक्शन ऑफ केमिकल्स, ये बाय द एक्शन ऑफ केमिकल्स की जा सकती है। तो अब ध्यान रखना बच्चों आज के बाद कि जब भी आपसे कोई पूछे कि हार्डनेस क्या होता है, तो मेरे सारे दोस्तों को आना चाहिए कि हार्डनेस के 2 टाइप होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किस कारण से होती है? बाइकार्बोनेट आयंस के कारण होती है। ये बाइकार्बोनेट आयंस की हार्डनेस को कैसे दूर कर सकते हैं? तो बाइकार्बोनेट आयंस की अगर हम हार्डनेस खत्म करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ गर्म कर देना चाहिए। अगर बॉईल कर देंगे तो हार्डनेस दूर हो जाएगी। तो आज के बाद अगर आपको
दो पानी दे दिए जाएं, दो तरह के वाटर दे दिए जाएं, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर, और बोल दिया जाए कि आइडेंटिफाई करो कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, तो आप क्या करोगे? सर मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, दोनों में पानी डालूंगा, पानी डालने के बाद शेक करूंगा, शेक करने पे जिसमें झाग बन गए वो कौन? झाग बन गए वो कौन? कौन? हार्ड वाटर। सॉफ्ट। और जिसमें नहीं बने वो कौन? हार्ड। अब हार्डनेस का कारण क्या है? दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। क्या यहां तक ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? सभी को हार्डनेस का रीजन समझ में आया? क्यों कोई वाटर के अंदर सोप हार्डनेस रिफ्लेक्ट कर पाता है? बिकॉज ऑफ दीज सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स होते हैं वहां पर, ठीक है? हटा दो बेटा ये सब, अभी क्लियर है? अब सुनो, बोल बेटा, ऑडियो विजुअल कोई प्रॉब्लम? समझना बेटा लिमिटेशन ऑफ सोप। अगर सोप को हार्ड वाटर में डाला तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीन चीजें होंगी। जैसे ही सोप को हार्ड वाटर में डाला तो तीन बातें होंगी। पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपने पढ़ लिया, नो लेदर, देयर इज नो झाग, देयर इज नो लेदर फॉर्मेशन इन हार्ड वाटर। नंबर 2, insoluble mass formation, insoluble mass formation। सोप जाएगा और insoluble रहेगा। इस insoluble mass को बोलते हैं बेटा scum। This insoluble mass is called scum। इसे scum कहते हैं। तीसरी बात, no proper cleansing action। ये तीन बातें दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी सोप को आपने हार्ड वाटर में डाला तो हार्ड वाटर में जाकर के सोप ना तो लेदर देगा, ना सॉल्युबल होगा, ना क्लींजिंग एक्शन देगा। तीनों चीजें नहीं दे रहा है, ठीक है? लेदर नहीं दे रहा है, सॉल्युबल नहीं हो रहा है, क्लींजिंग एक्शन नहीं दे रहा है। अब सीखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही आपने इस हार्ड वाटर के अंदर सोप डाला था, बच्चा ध्यान से सुनना, हम सबको पता है क्या है हार्ड वाटर में? कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब सोप से मिलते हैं और सोप से मिल करके ये क्या बनाते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये सोप से मिलके क्या बना देते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट। और ये इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होगा? ये नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा बेटा, ये यहां पर नीचे जाके इकट्ठा हो गया, ठीक है? और जो भी नीचे जाके इकट्ठा होता है केमिस्ट्री के हिसाब से, फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से, उसको क्या बोलते हो? प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सॉल्ट, यहां पर इसको आपने नाम दे दिया स्कम। और आप सबको पता है सेटल डाउन। आप सबको पता है इट गेट्स सेटल डाउन। सो होप अब आपको लिमिटेशन ऑफ सोप भी समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ सोप? Limitation of soap suggested there is no lather in hard water, insoluble mass formation, no proper cleansing action। क्यों? क्योंकि हमको पता है हार्डनेस के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी परमानेंट हार्डनेस के लिए। गर्म करके दूर नहीं कर पा रहे थे, इनने मिलकर के सोप के साथ क्या दिया? insoluble salt, and that insoluble salt is called scum। That insoluble salt is called scum। Hope everyone is clear now? Hope everyone is clear now? ठीक है? For detergent, difference between soap and detergent, chemical composition of detergent। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड डे दोस्तों।